हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर चल रही हैं बीए हिस्ट्री की क्लासेस, जिसमें हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत का उदय। बीए थर्ड सेम के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, तो वीडियो के एंड तक आप बने रहेंगे। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर करेंगे। साथ में अगर आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ये बहुत बेनिफिट रहेगा, तो बस आप वीडियो के एंड तक बने रहें। साथ ही मैं आपको बता दूं, ये आज का रहेगा पार्ट 4। इससे पहले जो हैं 3 पार्ट्स जो हैं अपलोड हो चुके हैं और इसकी जो प्लेलिस्ट है मैंने बना दी है, सबसे ऊपर ही आपको मिल जाएगी। तो बस आप विज़िट कीजिए और देखिए पूरे पार्ट्स को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत का उदय, जिसमें पार्ट 1 में मैंने आपको दिल्ली सल्तनत के उदय के बारे में बता दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। फिर इसके बाद हमने आराम शाह के बारे में पढ़ा, इल्तुतमिश के बारे में जाना, कैसे उसका आरंभिक जीवन रहा, कैसे उसको कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी, कैसे उसकी सफलताएँ रही हैं। ठीक है। और इसके बाद जो है हमने ये सफलताएं हमने बहुत अच्छे से पढ़ी थी। फिर हमने रुकनुद्दीन फ़िरोज़ के बारे में पढ़ा, जो इसका पुत्र था। आज हमने पढ़ना है रज़िया सुल्तान और ये रहेगा पार्ट 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रज़िया कौन थी? रज़िया सुल्तान इल्तुतमिश की बहुत अच्छी पुत्री थी और दिल्ली की गद्दी में बैठने वाली पहली और अंतिम स्त्री थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और अंतिम जो स्त्री थी वो कौन थी, तो वो कौन थी? वो थी आपकी रज़िया सुल्तान। और ये किसकी बेटी थी? ये इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, इल्तुतमिश की ये बेटी थी। और कब से लेकर कब तक इसने शासन किया? सिर्फ 4 साल ही इसने शासन किया, जिसका टाइम पीरियड है 1236 से लेकर 1240 तक का। ठीक है। जिस समय वह गद्दी पर बैठी उस समय दिल्ली सल्तनत नाजुक दौर से गुजर रहा था। वैसे भी मुस्लिम जगत में ये बहुत पहली घटना थी जब किसी स्त्री ने राज्य की बागडोर अपने हाथों से संभाली थी। बिल्कुल, अगर आपने इससे पहले देखा है या अगर इसके बाद का अगर किसी ने हिस्ट्री पढ़ी है तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक स्त्री जो है गद्दी पर बैठी हो और जिसका निवारण किए बिना उसके लिए प्रशासन चलाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। कि जब ये गद्दी पर बैठी थी बहुत सारी मुश्किलों ने इसको घेरा हुआ था। ठीक है। और इस तरह से अपने शासन को चलाना बिल्कुल भी जो है आसान नहीं था। सबसे बड़ी कठिनाई उसके लिए क्या थी? सबसे बड़ी कठिनाई उसके लिए थी कि वो स्वयं स्त्री थी, क्योंकि इस्लाम के कानून और परंपराओं के अनुसार कोई भी स्त्री जो है शासक नहीं बन सकती। ठीक है। तो दूसरे रज़िया को दिल्ली की जनता ने शासक बनाया था, जबकि बड़े बड़े सूबेदारों और ने जो आपके सरदार थे इन्होंने सुल्तान स्वीकार इसको नहीं किया था। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया कैसे जनता ने इसको शासिका बनाया। तीसरे चालीसा के सदस्य भी जो थे इल्तुतमिश ने बनाए थे, वो भी एक स्त्री के अधीन कार्य करना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। चौथी बात क्या थी कि रुकनुद्दीन के अलावा भी रज़िया के कई और भी भाई थे जिन्हें अमीर सरदारों का संरक्षण प्राप्त था। वे भी दिल्ली की गद्दी पर अपना अधिकार जता रहे थे। ठीक है। पांचवा, जब रज़िया सुल्तान बनी तो उस समय दिल्ली सल्तनत में बहुत ज़्यादा अशांति थी, बहुत ज़्यादा अव्यवस्था थी। अनेक प्रांतीय सूबेदारों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। ऐसी स्थिति में रज़िया ने बड़ी योग्यता से काम लिया और एक के बाद एक सभी समस्याओं का अंत करने का बिल्कुल प्रयास किया और काफ़ी हद तक उसने सफलताएं भी प्राप्त की हैं। आप जो है ये सारी की सारी इसकी टेंशन्स देख रहे हो, लेकिन इसका निवारण इसने किया है अपने 4 साल में। देखते हैं सफलताएं इसकी क्या क्या हैं। पहली है कि प्रांतीय सूबेदारों के विद्रोह का इसने दमन किया। जैसे ही ये सिंहासन पर बैठी तो रज़िया को प्रांतीय सूबेदारों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। ठीक है। लाहौर के, मुल्तान, हांसी और बदायूं के सूबेदारों ने फिरोज़ के जो वज़ीर थे मोहम्मद जुनैदी से सांठगांठ करने के बाद दिल्ली पर इसने आक्रमण कर दिया और वे इल्तुतमिश के छोटे पुत्र बहराम शाह को जो है सुल्तान बनाना चाहते थे। जो ये मोहम्मद जुनैदी है ये बहराम शाह को सुल्तान बनाना चाहते थे, जो इल्तुतमिश का छोटा पुत्र था। उन्होंने सैकड़ों सैनिकों की सहायता से दिल्ली की ओर घेर लिया और रज़िया के लिए एक संकट की घड़ी उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि ये इसको सुल्तान बनाना चाहते थे और दूसरी ये थी कि इसके पास नाम मात्र के ही सैनिक थे। वे तलवार के बल पर शत्रुओं का अंत नहीं कर सकती थी, तो उसने कूटनीति से काम लिया। उसने विरोधियों में फूट डलवा दी और सरदारों को अपनी ओर मिला लिया। दूसरी ओर विद्रोही जो सरदार थे उनको गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए और शाही सैनिकों ने कुछ सरदारों को मौत के घाट उतार दिया, जबकि जान बचाकर युद्ध क्षेत्र से भाग गए। कहा जाता है कि जो मोहम्मद जुनैदी भी डर कर उत्तर की ओर भाग गया। फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो सिरमौर की पहाड़ियों में उसकी जाकर मृत्यु हो गई। तो जितने सरदार बच गए थे तो उन्होंने रज़िया की अधीनता को स्वीकार कर लिया।
तो ये कह सकते हो कि रज़िया की एक महान सफलता थी कि बिना सैनिकों की सिर्फ कूटनीति से फूट डलवाकर इसने अपने आप को बचाया, ठीक है, और मान सम्मान भी इसका बहुत ज़्यादा बढ़ा। नेक्स्ट है प्रशासनिक सफलताएं देखते हैं। रज़िया ने अपने प्रशासन को कुशलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा कार्य भी किए हैं। अपने महत्वपूर्ण और उच्च पदों पर योग्य और विश्वास पात्र व्यक्तियों को नियुक्त किया है, ठीक है। तुर्कों के एक अधिकार को समाप्त करने के लिए गैर तुर्क मुसलमानों को भी उच्च प्रशासनिक पदों पर इसने नियुक्त किया है। उसने प्रांतीय सूबेदारों में भी फेरबदल कर दिया, इसकी जगह उसको, इसकी जगह इसको, ऐसे इसने फेरबदल किया है। उसने एक हबशी जिसका नाम था जमालुद्दीन याकूत को अमीर अखूर के पद पर जो है नियुक्त किया, और मलिक हसन गोरी को, ये आपको याद रखना है, मलिक हसन गोरी को इसने सेनापति का पद प्रदान किया है। और सबसे आश्चर्यजनक और साहसपूर्ण कार्य है कि पर्दे को छोड़कर उसने पुरुषों की तरह ही वस्त्र धारण किए हैं, घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार लेकर प्रजा के दुख दर्द को दूर करती थी, राज्य का वो भ्रमण करती थी। बहुत सारी सड़कों का भी इसने निर्माण करवाया, छायादार इसने वृक्ष लगवाए, व्यापार को प्रोत्साहन दिया, शिक्षा और साहित्य के विकास में उसने स्कूल खुलवाए, पुस्तकालय खुलवाए। तो रज़िया दिन प्रतिदिन आम जनता में लोकप्रिय होने लगे और चालीसा के सदस्य और अमीर सदस्य उससे ईर्ष्या करने लगे, क्योंकि इन दोनों को ही इसका काम कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। तो ठीक है, तो इसकी कुछ ये सफलताएं हैं। राजपूतों के विरुद्ध अभियान भी इसने चलाए हैं। रणथंबोर में राजपूतों, आर कर लेना भाई, रणथंबोर में राजपूतों के सबसे प्रसिद्ध शक्तिशाली जो था एक दुर्ग था। 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इस दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया था, लेकिन जैसे ही इल्तुतमिश की मृत्यु होती है तो राजपूतों ने इस दुर्ग पर अपना फिर से अधिकार कर लिया, ठीक है। तो रज़िया जो थी वो रणथंबोर के दुर्ग को प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि उसके पापा जी ने पहले ही काम कर रखा था। इसलिए उसने मलिक कुतुबुद्दीन हसन गोरी की अधीनता में, जो कि इसका सेनापति था, एक सेना रणथंबोर पर आक्रमण करने के लिए भेज दी, और शाही ऐसा ने बड़ी आसानी से रणथंबोर के दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया, और जिससे उसकी स्थिति और दृढ़ हो गई। तो ये उसकी कुछ सफलताएं हैं। अब देखते हैं इसका पतन कैसे हुआ। बहुत ही योग्य थी ये शासिका, और अपनी योग्यता और शक्ति के बल पर दिल्ली सल्तनत में शांति व्यवस्था स्थापित की, ठीक है। आपने इतना सारा कुछ सुन लिया है कि दुखों का निवारण करती थी, राज्य का भ्रमण करती थी, लोकप्रिय भी हो गई थी, और जिससे इसके अमीर सरदार, विशेषकर चालीसा के सदस्य, इससे बहुत ज़्यादा जलन करने लग गए थे, क्योंकि पूर्व सुल्तान जो था, जो इसका भाई था रुकनुद्दीन, उसके इशारे पर काम करता था। तो ये इनको चुभ रही थी बहुत ज़्यादा। तो ये सोच रहे थे कि किस तरह जो है हम रज़िया पर अंकुश लगाएं। तो चालीसा के सदस्य चाहते थे कि ऐसा सुल्तान गद्दी पर बैठे जो उनके हाथों की कठपुतली बनकर रहे। तो कट्टरपंथी मुसलमान बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि स्त्री बिना पर्दों के पुरुषों की पोशाक पहनकर दरबार में उपस्थित हो। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। उनको ये चीज़ गवारा नहीं हो रही थी कि कैसे स्त्री जो है पुरुषों की पोशाक पहनकर बैठे। तो ज़्यादातर अमीर और एक स्त्री की अधीनता में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि जो रज़िया का जो ओरा था वो एक पुरुष की तरह था, और युद्धों का नेतृत्व करती थी, रोज़ाना शिकार करती थी। तो ये सब चीज़ें हैं, ये इसके पतन का जो है कारण बना है। रज़िया के लिए जो ये परिस्थितियां हैं बहुत गंभीर हो गई, और लाहौर का एक सूबेदार था जिसका नाम था कबीर खां अयाज ने रज़िया के विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिया, और विशाल सेना लेकर रज़िया की ओर बढ़ा। रज़िया भी सूचना मिलते ही सेना से लाहौर की ओर बढ़ी, सफलतापूर्वक विद्रोहियों का दमन कर दिया। कबीर खां जो एक विशाल सेना लेकर पहुंचा था, वो वहां से पराजित हो गया और युद्ध के मैदान से भाग गया। इस विद्रोह का दमन करने के 15 दिन बाद ही भटिंडा का एक सूबेदार था जिसका नाम था इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया, उसने भी जो है विद्रोह कर दिया। अब रज़िया ने याकूत के साथ अल्तुनिया के विरुद्ध क्या कर दिया, कूच किया। अब याकूत के साथ इसने अल्तुनिया के विरुद्ध कूच किया। दोनों ने मिलकर जो है सेनाओं के बीच युद्ध हुआ, जिसमें याकूत मारा गया। अब इससे जो है रज़िया को बहुत ज़्यादा धक्का लग गया। अब फिर इसने यहाँ पर कूटनीति से फिर से काम किया, और अल्तुनिया से यहाँ पर इसने शादी कर ली, ठीक है। और इसी बीच जो चालीसा के सदस्य थे, भाई जो था रज़िया का भाई बहराम शाह को दिल्ली का शासक जो है घोषित कर दिया, क्योंकि वो यहाँ पर थी ही नहीं, वो तो बाहर थी, ठीक है। अब चालीसा के सदस्यों को एक क्या मिल गया, मौका मिल गया। तो उसने जो उसके भाई थे बहराम शाह, उसको दिल्ली का शासक बना दिया, ठीक है। और रज़िया और अल्तुनिया ने दिल्ली पर आक्रमण किया, परंतु जो रज़िया थी इस युद्ध में भी बुरी तरह पराजित होगी, जान बचाकर जंगलों में गई। डेट आप याद रखोगे, 13 अक्टूबर 1240 को कैथल के निकट में जाकर इसने फिर से युद्ध किया,
यहाँ पर रज़िया और अल्तुनिया दोनों को बंदी बनाया। अगले दिन इनको मौत के घाट उतार दिया, यानी कि 14 अक्टूबर को। इस प्रकार जो है सुल्ताना का दुखद अंत हो गया और उसको कैथल में ही दफना दिया गया। तो ये थी आपकी रज़िया सुल्तान। ठीक है, तो ये आप मूल्यांकन है जो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो बात मैंने आपको बताई है वही इसमें है। ठीक है, हम सीधा डायरेक्ट चलेंगे रज़िया के उत्तराधिकारी में। जैसे ही रज़िया की मृत्यु होती है तो उसके बाद मुइज़ुद्दीन बहराम शाह जो इसका भाई था, अलाउद्दीन मसूद शाह, नासरुद्दीन महमूद, नाम ध्यान रखेंगे, अलाउद्दीन मसूद शाह, नासरुद्दीन महमूद शाह बारी बारी दिल्ली के सुल्तान बने। ये सभी सुल्तान बिल्कुल अयोग्य थे। इनको गद्दी पर बैठाने में जो चालीसा जो इल्तुतमिश में बनाई थी ना, तो इनको गद्दी पर बैठाने में जो चालीसा के सदस्य थे उनका बहुत बड़ा योगदान था। ये तभी तक शासन रहे जब तक इनको चालीसा के अमीरों का आशीर्वाद प्राप्त होता रहा। वैसे ही किसी काम के नहीं थे तीनों। तो इन शासकों के शासनकाल में अमीरों का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। वे मनचाहे व्यक्ति को ही गद्दी पर बैठाने लग गए थे। सुल्तान नसरुद्दीन जो महमूद थे तो वो इतना अयोग्य था कि उसने सारी शक्तियों का प्रयोग उसका जो प्रधानमंत्री बलबन करता था। देखिए लास्ट में देखिए, सबसे पहले है मुइज़ुद्दीन बहराम शाह, पहले आएगा बहराम शाह, फिर आएगा अलाउद्दीन मसूद शाह और फिर लास्ट में आएगा महमूद शाह। ये आप ध्यान रखेंगे। और ये जो बलबन था यह महमूद शाह का सेनापति था, क्योंकि जो इसका जो है ये राजा है बिल्कुल अयोग्य था, वो किसी काम का नहीं था। जिसकी सारी शक्तियों का प्रयोग कौन करता था? बलबन करता था। 1266 में जैसे ही इसकी मृत्यु जब हो जाती है महमूद शाह की, तो बलबन जो है दिल्ली की गद्दी पर क्या कर लेता है? अपना अधिकार कर लेता है, क्योंकि इसकी शक्तियों का प्रयोग वो उसके जीते जी ही कर रहा था। बहुत ही योग्य शासक था ये। बलबन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। 1266 से लेकर 1286 तक का जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है बलबन का आरंभिक जीवन। बलबन जो था वो दास वंश के सुल्तानों में सबसे शक्तिशाली था। अगर इसके नाम की बात करें, जो वास्तविक था बहाउद्दीन इसका वास्तविक नाम था, और तुर्क वंश के जो है इलबारी कबीले से संबंधित रखता था। उसका जो पिता था इलबारी कबीला में 10,000 परिवारों का एक खान था। ठीक है, ये कबीला है उसमें 10,000 परिवार रहते थे, उसका खान था। तो बलबन को बचपन में ही मंगोल उठाकर कहाँ ले गए थे? बगदाद ले गए थे। और बलबन को एक व्यापारी जिसका नाम था ख्वाजा जवामुलुद्दीन के जो है हाथों बेच दिया। ख्वाजा ने क्या किया? बलबन को एक अच्छी शिक्षा दी, बाद में उसे दिल्ली ले गया, जहाँ सुल्तान इल्तुतमिश ने उसको खरीद लिया। ठीक, इल्तुतमिश आपको याद होगा। तो बलबन वैसे देखने में बहुत ज़्यादा कुरूप था। सुल्तान ने उसे भिश्ती पानी जो है लाने का काम पर लगा रखा था, मतलब इतना गंदा दिखता था, लेकिन उसको पानी लेने का काम दे दिया। बलबन ने श्री की अपनी योग्यता से, अपनी ईमानदारी से अपने स्वामी इल्तुतमिश का बिल्कुल दिल जीत लिया, और इल्तुतमिश ने उसे चहलगामी जो उसने बनाया था चालीसा में शामिल कर दिया। चालीसा का जैसे ही सदस्य बना, उस साथ साथ उसने सुल्तान के जो है खासा बरदार अर्थात व्यक्तिगत अनुचर के पद पर भी इसने नियुक्त कर दिया। देखो कैसे इसकी प्रमोशन हुई है भाई। देखो ये भी इनकी किस्मत थी, जैसे हम सबकी है वैसे ही इनकी किस्मत थी। देखो जैसे पानी लाने का ये काम करता था, ये अपनी योग्यता से और ईमानदारी से इसने अपने राजा का दिल खुश किया। हमें भी ऐसे ही करना है। इल्तुतमिश ने फिर जो चालीसा जो इसने बनाई थी, फिर इसमें इसको शामिल कर लिया। जैसे ही बना तो सुल्तान के खासा बरदार अर्थात व्यक्तिगत अनुचर, बहुत बड़ी पोस्ट है, उसके रूप में इसने काम किया। इल्तुतमिश की जैसे ही मृत्यु होती है, जब रज़िया सुल्तान बनी तो बलबन भी उसका विश्वास पात्र बन चुका था। तो रज़िया ने उसे अमीर ए शिकार, शाही शिकार का प्रबंधक, देखिए कितनी प्रमोशन हुई है कि उसकी बेटी ने उसको एक उपाधि दी है, उसके पद पर उसको नियुक्त किया है। बहुत ही चतुर व्यक्ति था ये। और जब अमीर तुर्क रज़िया का विरोध करने लगे तो उसने भी मौका देकर रज़िया का विरोध करना शुरू कर दिया, और उसने बहराम शाह को सुल्तान बनवाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बहराम शाह ने भी उसे रेवाड़ी और हाँसी की जागीरें प्रदान की हैं, और साथ ही उसे अमीर ए अखूर शाही अश्वधाला का प्रधान के रूप में भी इसको नियुक्त किया है। ठीक है, और सुल्तान मसूद शाह के शासनकाल में ये दूसरा बंदा आ गया है भाई, बलबन उन्नति करता हुआ अमीर ए हाजिब, यानी कि ये इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में आया था। आप ध्यान से इसको पढ़िए। इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में आया था, फिर ये धीरे धीरे चलता रहा। अलग अलग राजाओं के काल में ये आया है, जो मैंने आपको 3 बीच में बताए हैं ना, तो अलग अलग राजाओं के काल में ये आया है और वहाँ पर ये किसी पद पर ही रहा है। ठीक है, उन्नति करता हुआ अमीर ए हाजिब शाही दरबार का वरिष्ठतम अधिकारी के पद पर पहुँच गया था मसूद शाह के टाइम पीरियड में।
और 1245 ईस्वी में मंगोल के आक्रमण के समय भी उसने असाधारण योग्यता का परिचय दिया। 1246 में उसने मसूर शाह के विरुद्ध षड्यंत्र रच लिया और उसको बंदी बना लिया, ठीक है। और उसके चाचा नासरुद्दीन महमूद को दिल्ली का सुल्तान बना दिया। अब महमूद आ गया है, मसूद चला गया है, महमूद आ गया है और नए सुल्तान ने उसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त बना लिया। तो सुल्तान नासरुद्दीन महमूद एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था और वह हमेशा से ही धार्मिक कार्यों में लीन रहता था। उसने प्रशासनिक कार्यों में बिल्कुल भी ज़्यादा रुचि नहीं ली थी। तो उसकी समस्त शक्तियों का उपयोग उसका प्रधानमंत्री यानी कि बलबन करने लगा। सुल्तान ने उसके कार्यों से सुल्तान महमूद ने उसके कार्यों से प्रसन्न होकर उसके उलूग खां की उसको उपाधि दी और 1249 में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान के साथ कर दिया और इस अवसर पर सुल्तान ने बलबन को नायब मामलिकार यानी कि उप सुल्तान की उपाधि भी प्रदान कर दी। यानी कि इसने सुल्तान को अपना क्या कर दिया, सुल्तान को अपना दामाद बना लिया और खुद जो है ससुर बन गया बलबन। और बलबन ने जो है कब से लेकर कब तक जो है शासन किया है, 1240 से लेकर 1266 तक प्रधानमंत्री तथा उप सुल्तान के रूप में इसने काम किया है। और इसी दौरान बलबन ने अपनी योग्यता से दिल्ली सल्तनत में शांति और व्यवस्था की स्थापना की और जैसे ही सुल्तान नासरुद्दीन की मृत्यु होती है तो वो दिल्ली का सुल्तान बन गया, ठीक है। जैसे ही इसके दामाद की मृत्यु होती है तब वो सुल्तान बन गया और इसके रहते हुए उसका सेनापति था, उसका प्रधानमंत्री था, उसका उप सुल्तान था, ठीक है। प्रधानमंत्री के रूप में अगर आप देखोगे कि बलबन की क्या सफलता है, जब वो प्रधानमंत्री था महमूद के शासनकाल में यानी कि 1240 से 1266 तक ये प्रधानमंत्री के रूप में इसने काम किया है। शासन की बागडोर बलबन के हाथों में ही रही है। प्रधानमंत्री के रूप में उसने बहुत सफलताएं प्राप्त की हैं। 1253 ईस्वी में ही सुल्तान ने बलबन के स्थान पर इमामुद्दीन रेहान को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, ठीक है। कब किया है? 1253 में सुल्तान ने बलबन के स्थान पर इमामुद्दीन रेहान को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। तो अव्यवस्था और विद्रोह को देखते हुए बलबन को पुनः इस पद पर नियुक्त करना पड़ गया और प्रधानमंत्री के रूप में बलबन की सफलता इस प्रकार थी। खोखर जाति का बहुत ज़्यादा इसने दमन किया था। बहुत ही लड़ाकू जनजाति थी ये, जो झेलम और चिनाब नदियों के प्रदेश के निवास करती थी, ठीक है। तो इसमें ये बहुत ज़्यादा लूटमार करते थे। इसके आतंक को समाप्त करने में 1246 में बलबन ने बहुत एक विशाल सेना भेजी। तलवार के बल पर इसने हजारों खोखरों को मौत के जो है नींद सुला दिया, ठीक है। तो दमन करके उत्तर पश्चिम जो है सीमा प्रांत में इसने शांति की स्थापना की। तो ये इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। दोआब के जो हिंदू सरदारों का इसने दमन किया था। दोआब प्रदेश के जो हिंदू राजा थे और सरदारों ने अपने खोए हुए प्रदेशों को प्राप्त करने के लिए विद्रोह कर दिया। तो ये राजपूत सरदार दिल्ली सल्तनत के लिए बहुत ज़्यादा हद तक सिरदर्द बन चुके थे। तो खोखरों का दमन करने के बाद बलबन ने अपना ध्यान दोआब के हिंदुओं की ओर लगा दिया, क्योंकि यहाँ से फ्री हो गया था और एक विशाल सेना लेकर ये दोआब की ओर चल दिया और वहीं कई महीनों तक राजपूतों से इसने युद्ध किया, दमन में सफल हुआ, ठीक है, और सबको मौत की घाट उतार दिया। राजपूतों के विरुद्ध भी इसने जो है अभियान किए हैं, ठीक है। इसने अपने मेवातियों का भी दमन किया है। मेवात और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में निवास करते थे। तो इन लोगों ने दिल्ली के आसपास के प्रदेशों में बहुत ज़्यादा ना अशांति फैला रखी थी। मेवाती इतने गंदे थे उस समय, लूटपाट करते थे, पानी भरती हुई लड़कियों को उठाकर उनकी इज्जत लूटते थे। तो इनके आतंक से दिल्ली के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। तो बलबन ने मेवातियों का दमन करने के लिए कब अटैक किया? 1248 में मेवात पर अटैक किया और 12,000 मेवातियों को मौत के घाट उतार दिया। कुतलुग खां के विद्रोह का दमन किया। ये कौन था भाई कुतलुग खां? ये अवध का सूबेदार था। उसने सुल्तान की विधवा माँ से विवाह कर लिया था और बलबन का कट्टर शत्रु था। तो 1253 में सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया और बलबन ने कुतलुग खां के विद्रोह को बुरी तरह से पराजित किया, ठीक है। कुतलुग के साथ रिहान मारा गया और स्वयं जान बचाकर ही कहाँ गया? सिरमौर की पहाड़ियों में ये भाग गया, ठीक है। और इसमें जो है इम्पोर्टेंट बस इतना ही है, आप इतना लिख सकते हैं, एक आधा आप कुछ कर सकते हैं, बाकी कल हम करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही है। सुल्तान के रूप में बलबन की क्या क्या सफलताएं रही हैं, ठीक है, तो ये हम अब कल पढ़ेंगे। ये कल आपका जो चैप्टर है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसा लगा ये सेशन? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सभी अब लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर आप मैक्सिमम करेंगे जो आपके एजुकेशनल ग्रुप हैं। सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करना, ऑल पर ज़रूर क्लिक करना, ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। साथ में मैं आपको बता दूँ
कि मेरे चैनल पर अब आपको हरियाणा जीके और इंडिया जीके, हरियाणा जीके और इंडिया जीके जो आपके ग्रुप डी में आने वाली है उसका कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा कि जो उसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं आपको करवाऊंगी सुबह 10 बजे। एक मैं सोच रही हूँ कि जो आपके सेमेस्टर 5th सेमेस्टर में जो आपकी वर्ड हिस्ट्री है, वर्ड हिस्ट्री भी मैं आपको जो है अपने चैनल पर करवाऊंगी। वर्ड हिस्ट्री का भी जो है आपको सेशन जल्दी देखने को मिलेगा, तो सबकी प्लेलिस्ट जो है अलग से बन जाएगी। तो बस आप चैनल को अच्छे से सपोर्ट कीजिए, बस आपका सपोर्ट ही चाहिए। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।